गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अगस्त 30 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है मॉनसून के बारे में और किस तरह से मॉनसून वो बिलो नॉर्मल चल रहा है। स्पेशली अगस्त के महीने में काफी ज्यादा मॉनसून कम हुआ है। इसकी वजह से हमारे क्रॉप्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। और हम लोग यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनसून को किस तरह से मेजर किया जाता है। कब मॉनसून नॉर्मल होता है, कब अबव नॉर्मल होता है, बिलो नॉर्मल होता है, डेफिशिएंट होता है। तो आईएमडी ये सब कैसे डिसाइड करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि ये भी रिपीटेड सा टॉपिक है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बिल्कुल नया हो सकता है। प्रज्ञान और मून, एक जबरदस्त डिस्कवरी यहाँ पे हुई है। प्रज्ञान ने मून के सरफेस के ऊपर सल्फर की खोज की है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा करप्शन के बारे में। आप इसे जीएस पेपर 4 से केस स्टडी के रूप में भी देख सकते हो और जीएस पेपर 2 में आप इसको गवर्नेंस वाले सेक्टर से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंदर लार्ज स्केल करप्शन हो रहा है। एक आईएएस ऑफिसर ने इसके बारे में बताया है, तो वहां से हम इसको केस स्टडी के तौर पर भी देख सकते हैं। तो करप्शन क्यों होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, करप्शन का साइकिल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके अलावा एक रिपीटेड आर्टिकल है जिसमें गिग इकोनॉमी के बारे में बात की गई है और राजस्थान के अंदर गिग वर्कर्स को लेके जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में बात हुई है। पहले भी हम लोग इस आर्टिकल के बारे में बात कर चुके हैं गिग बिल के बारे में, लेकिन तब हम लोगों ने सिर्फ इसके प्रोविजंस के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग इसके ड्रॉबैक्स यानी कि इसके अंदर जो लूप होल्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने प्रयास प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूं। ये हमारा एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कम से कम अराउंड 40 डेज का आपको जो है वो कोर्स मिलता है जिसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीख सकते हो। हालांकि ये 18 तारीख से शुरू हो चुका था लेकिन आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस क्लासेस की एक्सेस आपको मिल जाती है, नई क्लासेस जैसे ही शुरू होती हैं और लगभग हर वीक होती हैं, तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 5500 का प्रोग्राम है, क्योंकि आंसर राइटिंग यूपीएससी की अगर बात करें तो बैकबोन है। आंसर राइटिंग के बिना तो काम नहीं चलने वाला है। कंटेंट चाहे दिमाग में जितना मर्जी हो, लेकिन अगर हमें आंसर लिखना नहीं आता है तो फिर हम लोग स्कोर नहीं कर पाते हैं एग्जाम में। उसके अलावा आप हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ मिलता है। इसमें मेंटर के साथ आप 1 to 1 अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर सकते हो, प्लान बना सकते हो, टाइम कैसे मैनेज करना है वो सब कर सकते हो। उसके अलावा आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की एक्सेस मिल जाती है। पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिल जाता है। ये सब कुछ आपको मिल जाता है। फाउंडेशन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए भी सेम व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा सैटरडे को हमारा एक करंट अफेयर का सेशन होता है जहां पे पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग कवर करवाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों परस्पेक्टिव से। मैं उस क्लास को करता हूँ। 2.5 से 3 घंटे की क्लास होती है, बहुत जबरदस्त डिस्कशन होती है। ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। SC1000 अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हो तो ₹1000 का डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। मॉनसून वोज में लिफ्ट फूड प्राइसेस। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? लिफ्ट आप ऊपर लेके जाते, हालांकि लिफ्ट लेके नीचे भी लेके आती है, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट का मतलब है ऊपर होना, उठना। तो मॉनसून वूज का मतलब क्या है? मॉनसून वूज का मतलब है कि मॉनसून कम होने की वजह से जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं उसे मॉनसून वूज कहा गया है। तो कई इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि क्योंकि मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में कई रीजन्स के अंदर काफी सारी कम हुई है, उसकी वजह से आने वाले समय में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो उसके बारे में इन्होंने बात किया है। देखिए, यहाँ पे दो तरह की वेरिएशन की बात कही गई है। पहली वेरिएशन है स्पेशल वेरिएशन, दूसरी है टेम्पोरल वेरिएशन। स्पेशल वेरिएशन का मतलब होता है जो स्पेस में होती है, अलग अलग रीजन्स में होती है, जैसे सेंट्रल, सदर्न पेनिनसुला और ईस्टर्न इंडिया। ये स्पेशल वेरिएशन है। यहाँ पे इस बार मानसून बिलो नॉर्मल रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो, और इवन उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, अगर यहाँ की बात करें, अबव नॉर्मल रहा है। तो ये है स्पेशल वेरिएशन। टेम्पोरल वेरिएशन मतलब होता है जो टाइम के हिसाब से चलती है। जैसे अगर हम लोग बात करें जून और जुलाई, इन 2 महीने में मॉनसून काफी अच्छा रहा, लेकिन अगस्त के महीने में भाई ये पूरा ड्राई हो गया। और ये ड्राइएस्ट अगस्त कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बारिश बहुत कम हुई है, इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी। अगर आप अभी पिछले एक हफ्ते में हिमाचल और जम्मू उत्तराखंड के हिस्से को छोड़ दो, नॉर्थ वेस्ट में भी काफी कम बारिश हुई है। तो मॉनसून का स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन की वजह से
क्या हुआ है, हमारी जो क्रॉप है उनका आउटपुट हिट हुआ है। अब इसे सीधा देख सकते हो, अगस्त के महीने में मॉनसून 32% बिलो एवरेज है। ये एवरेज हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, इसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये आपको मैं बताऊंगा आगे क्या होता है। इवन ओवरऑल अगर हम मानसून को भी देखें, वो भी 8% बिलो नॉर्मल चल रहा है। इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। लेट्स होप के सितंबर के महीने में थोड़ा सा ये रिकवर हो जाए, लेकिन 8% बिलो नॉर्मल रेनफॉल काफी कम होता है। आप इसका इंपैक्ट सीधा सा देख सकते हो। पल्सिस -8.3%, ज्वार -7.7%, ऑयल सीड -0.9%। तो इनका जो एरिया है वो कम हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब कम एरिया होगा तो आउटपुट भी कम होगा। आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, उससे डिमांड सप्लाई का मिसमैच होगा। डिमांड सप्लाई मिसमैच होने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, फार्म इनकम के ऊपर पड़ता है। जो रूरल आदमी रहता है, गांव में रहता है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता है, जिससे टोटल हमारी जो इकोनॉमी है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। राइट। पहले ही हमारे यहाँ पे डिमांड कहीं जगह पे कम थी, लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कैसे करोगे, और डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो यह सारी सारी चीजें जो है एक साथ काम करती हैं। तो उसके बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको बताना है कि ये जो एवरेज है वो कैसे डिसाइड की जाती है। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कैसे डिसाइड करता है एवरेज को। लॉन्ग पीरियड एवरेज, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 50 सालों का एवरेज निकाला जाता है। आईएमडी ये करता है किस चीज के लिए, मॉनसून के लिए। मॉनसून का मतलब है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए मॉनसून जून से भी पहले आ सकता है, 2-3 दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर के बाद तक भी कंटिन्यू रह सकता है, 2-3 हफ्ते तक, कोई दिक्कत नहीं। बट जो आईएमडी मॉनसून कंसिडर करता है वो जून और सितंबर के 4 महीने के अंदर कंसिडर करता है। तो इनकी 50 सालों की जो एवरेज है उसे कहा जाता है लॉन्ग पीरियड एवरेज। अब ये डिसाइड किया जाता है इस लॉन्ग पीरियड एवरेज को कि वो अबव है, नॉर्मल है, कैसे है। देखिए जरा, 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आईएमडी ने। अगर रेनफॉल +-10% अगर होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज से, यानी कि 96 से लेके 104% होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, तो उसे नॉर्मल कहते हैं। अगर वो 90 to 96% होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज का, तो इसे बिलो नॉर्मल कहते हैं। अगर वो 104 to 110% होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज का 50 सालों की, उसे अबव नॉर्मल कहते हैं। अगर वो 90% से भी कम हो गया तो उसे डेफिशिएंट कहते हैं। और अगर 110% से ज्यादा हो गया तो उसे एक्सेस मॉनसून रेनफॉल कहते हैं। राइट। एक तो आपको थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए। लेकिन इस बार मॉनसून कम हुआ क्यों, ये अंदाजा आईएमडी ने एक्चुअली प्रिडिक्शन मॉनसून से पहले ही कर लिया था। इसका यहाँ पे जो रीजन नजर आता है वो है एल नीनो। एल नीनो जो फिनोमिना होता है वो पैसिफिक ओशन में होता है, सेंट्रल पैसिफिक में होता है। जब वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो जब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारी मॉनसून को भी नेगेटिव इंपैक्ट करता है। इसे कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। उसके उल्टे जब सेंट्रल पैसिफिक के अंदर टेम्परेचर कम हो जाता है, उसे ला नीना इम्पैक्ट कहते हैं, जो यूजली हमारी मॉनसून के लिए अच्छा रहता है। इतना सा आइडिया आपको होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ प्रीवियस ईयर का कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। एल नीनो के हर साल मॉनसून बिलो नॉर्मल नहीं होता। उसी तरह जब ला नीना होता है तो हर बार मॉनसून अबव एवरेज नहीं होता। कभी कभी एल नीनो का इंपैक्ट पड़ता है, कभी कभी एल नीनो का इंपैक्ट नहीं पड़ता है। उसके अलावा हमारे पास एक इंडियन ओशन डाइपोल का फिनोमिना भी होता है, जिसमें इंडियन ओशन के ईस्टर्न हिस्से में और वेस्टर्न हिस्से में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। यह भी मॉनसून को इंपैक्ट करता है। ये जो इंडियन ओशन डाइपोल है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मॉनसून के लिए अच्छा होता है, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल मॉनसून के लिए अच्छा नहीं होता। अब देखिए जरा इन्होंने क्या कहा। इनका कहना है कि 1951 से लेके 2022 तक, अभी तक देर आर 15 एल नीनो ईयर्स। 15 एल नीनो ईयर्स, जिसमें से 9 ओकेजन में, 9 आउट ऑफ 15 ओकेजन्स, 9 ओकेजन्स में
मॉनसून वॉज बिलो नॉर्मल। मतलब 6 लोकेशन ऐसी थी, 6 इंसिडेंट ऐसे थे जब एल नीनो होते हुए भी मॉनसून या तो नॉर्मल रहा या अबव नॉर्मल रहा। इसका मतलब एल नीनो का इंपैक्ट हमेशा नहीं पड़ता है। हाँ, कभी कभी एल नीनो काफी स्ट्रोंग हो जाता है, जैसे 2015 में एल नीनो काफी स्ट्रोंग हो गया था। उस समय हमारे यहाँ पे मॉनसून 7.4% कम हो गई थी। इस बार आईएमडी ने यह कहा था कि यस एल नीनो होगा, लेकिन एल नीनो के साथ साथ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी होगा, तो एल नीनो के नेगेटिव इंपैक्ट को वो काउंटर कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। अब वो करेगा कि नहीं करेगा वो तो खैर हम लोग सितंबर के एंड में ही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्रज्ञान कंफर्म सल्फर नियर साउथ पोल ऑफ मून। तो सीधी सी बात है, साउथ पोल पे ही करेगा, नॉर्थ पोल पे तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा चंद्रयान गया ही, हमारा प्रज्ञान गया ही साउथ पोल के ऊपर है। इंडिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने साउथ पोल के नजदीक में अपने मिशन को लैंड करवाया है। तो हमारी जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी वहां पे ज्यादातर वो साउथ पोल के आसपास होंगी। और हमारे जो प्रज्ञान जो रोवर है उसने वहां पे सल्फर की डिस्कवरी की है। ये सल्फर की जो डिस्कवरी की गई है वो की गई है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, LIBS इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की गई है। इसका नाम आपने याद रखना है। और ये जो डिस्कवरी की गई है ना, वो इन सीटू डिस्कवरी है। इन सीटू का मतलब होता है ऑन द स्पॉट। देखिए, दो तरह की चीजें हमारे यहाँ पे यूज होती हैं। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब होता है ऑन द स्पॉट। एक्स सीटू का मतलब आप ले समझ लीजिए एक्सटर्नल, मतलब आउटसाइड। यानी कि जहां पे वो चीज प्रेजेंट होती है वहीं पे उसको ऑब्जर्व करना, उसे कहते हैं इन सीटू। ये टर्म हम लोग अपने एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी कवर करते हैं, जहां पे हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑन द स्पॉट कंजर्व किया जाता है उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे हमारे नेशनल पार्क होते हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, हमारे टाइगर रिजर्व्स होते हैं, ये सब इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन जैसे हमारे जू हो गए, क्योंकि हम लोग एनिमल को पकड़ के जू में ले जाते हैं तो इसलिए एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया। जैसे हमारे सीड बैंक्स हो गए, हम लोग सीड्स को एक जगह पे स्टोर करते हैं, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। उसके अलावा कुछ और नाम अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, खासकर एक्स सीटू कंजर्वेशन पे। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी की गई है सल्फर की, वो की गई है लैंड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको ये काम कैसे करता है। देखिए, लेजर जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी बीम होती है लेजर, और उसके अंदर टेम्परेचर भी काफी ज्यादा होता है। तो ये जब बीम किसी एक, मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अभी स्टेबल स्टेज में है, तो जब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी रेडिएशंस, जिसे हम लोग लेजर कह सकते हैं, इनके अंदर टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, जब ये हाई टेम्परेचर एनर्जी रेडिएशन इस मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती हैं तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि दे स्टार्ट लूजिंग एक्चुअली देयर इलेक्ट्रॉन्स, और ये चार्ज हो जाते हैं। ये पार्टिकल हो जाते हैं चार्ज्ड। और जो पार्टिकल चार्ज होते हैं ना, ये होती है प्लाज्मा स्टेज। मैटर की 3 स्टेज होती है, आपको अच्छे से पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक और होती है प्लाज्मा, जिसमें वो आयनाइज्ड होता है, उसके ऊपर चार्ज हो जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाते हैं। ये जो प्लाज्मा स्टेज होती है, प्लाज्मा स्टेज में कोई भी मटेरियल एक स्पेशल टाइप ऑफ वेवलेंथ रिलीज करता है। इस वेवलेंथ को स्टडी करने से आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा सकते हो। यही चीज यूज की गई है लिब्स के द्वारा, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। इन्होंने क्या किया, हाई एनर्जी लेजर रेडिएशंस को, जो मून का जो सरफेस था उसकी जो सोइल थी उसके ऊपर उसको डाला, जिसकी वजह से सोइल के मॉलिक्यूल प्लाज्मा स्टेज में कन्वर्ट हो गए। प्लाज्मा स्टेज में जब कन्वर्ट हुए और हम लोगों ने इसको स्टडी किया तो हम लोगों को वहां पे क्या मिला, सल्फर मिला। ये तरीका होता है, प्रीलिम्स में आपसे ये डेफिनेटली पूछ सकता है। तो हमने दो तीन चीजें याद रखनी है, एक तो लेजर वाला कॉन्सेप्ट और एक इन सीटू वाला कॉन्सेप्ट, और इस इंस्ट्रूमेंट का भी नाम आपने याद रखना है।
उसके अलावा एल्यूमिनियम, सल्फर, वो तो है ही, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, ये सब भी वहां पे मिला है। ये क्या हमें अभी पता चला? नहीं, इन सब का हमको पहले से पता है। जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नजर आएगी वो है हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन का प्रॉपर क्लैरिटी नहीं हुआ है, उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, तो लेट्स सी वो भी हो सकता है। सल्फर भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सल्फर निकलता कैसे है? सल्फर निकलता है वोल्केनिक इरप्शन से। और सल्फर से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रमा जब बना होगा, मून जब बना होगा, वहां पे या तो वोल्केनिक इरप्शंस रहे होंगे, और हमें यह भी पता है कि मून हमारी अर्थ का ही पार्ट होता है। और मून के ऊपर, अर्थ के ऊपर जब इनिशियली जब वोल्केनिक इरप्शन रहे होंगे, तो वो रॉक्स आज मून के ऊपर पाई जाती हैं। देखिए, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, वैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है, 11th के एनसीईआरटी में। 4.44 बिलियन ईयर्स अगो हमारी जो अर्थ थी वो एक मोल्टन स्टेज में थी, और हमारी अर्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड, एक सेलेस्टियल बॉडी वो टकराई थी, हिट किया था उसने, जिसकी वजह से हमारी अर्थ से कुछ हिस्सा टूट के अलग हो गया था, और ये हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवोल्व करने लगा। इसी को हम लोग मून कहते हैं। चंदा मामा कहते हैं क्योंकि हमारी अर्थ का पार्ट है, मामा भी हमारी मदर का ही पार्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मून के ऊपर मोस्टली जो भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो हमारी अर्थ का ही पार्ट होंगे, क्योंकि अर्थ से ही बना है। तो सल्फर वहां पे क्यों पाया जा रहा है? या तो जब अर्थ के ऊपर वल्केनिक इरप्शन होते होंगे जिसकी वजह से मटेरियल वहां पे गया, या फिर उसके ऊपर खुद के वल्केनिक इरप्शन होते होंगे। यही स्टडी हमें करना है, मून का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये जो इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से सेलेस्टियल बॉडी टकराई थी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बिग स्प्लैट कहते हैं। इसका स्पेशल नाम होता है बिग स्प्लैट। इस तरह की चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि भाई वहां पे प्रज्ञान ने क्या किया है, प्रज्ञान ने क्या नहीं किया है, थोड़ा सा, ठीक है। लिब्स के अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट है वहां पे जो आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, उसका नाम है चेस्ट, चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया था? इसने मून के टेम्परेचर को स्टडी किया था। इस चेस्ट ने क्या किया? मून के सरफेस के ऊपर कुछ इंच गड्ढा किया और उसका टेम्परेचर मेजर किया, और ये देखा गया कि मून के ऊपर टेम्परेचर काफी ज्यादा वेरी करता है जैसे जैसे आप सरफेस के नीचे जाते हो। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे बताया था। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट है, लिप्स और चेस्ट, दोनों के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है जी, आईएएस ऑफिसर एलिजिस ग्राफ्ट, ग्राफ्ट का मतलब होता है करप्शन, इन जल जीवन मिशन स्कीम इन J&K says he was harassed by LG। अब ये क्या कहते हैं? देखिए, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, इन्होंने ये इस समय मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 14,000 करोड़ का बजट वो दिया गया था जल जीवन मिशन के लिए। बहुत बड़ा बजट है, लगभग $2 बिलियन हो गया। अब इसमें क्या करना है? जल जीवन मिशन में हर घर पानी के अंदर, हर घर के अंदर पाइप लगानी है, मतलब टैप लगानी है, जिससे पीने का पानी आएगा। हमारा टारगेट है कि 2024 तक हर घर जल, हर घर पानी हम लोग अचीव करेंगे, जिसमें 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे हर घर के अंदर दिया जाएगा। ठीक है जी, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। उसके लिए तो पाइप चाहिए। आईएएस ऑफिसर का यह कहना है कि ये जो पाइप है वो बहुत घटिया क्वालिटी की है, और यहाँ पे लार्ज स्केल करप्शन हुआ है। जिस एरिया में पाइप लगाई जा रही है वहां की टोपोग्राफी के हिसाब से ये सूटेबल ही नहीं है, या तो ये टूट जाएंगी या फिर ये लीक हो जाएंगी। और ये सब हो रहा है सरकार के जो सेक्रेटरी हैं या जो मिनिस्टर हैं उनकी देखरेख में, ऐसा इन्होंने कहा है। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा ट्रांसफर भी होती है और इनको डराया धमकाया भी जाता है। तो ये हमारे सामने बिल्कुल प्रॉपर केस स्टडी बनती है कि किस तरह से कोई अच्छा ऑफिसर होता है और वो काम करने की कोशिश करता है और उसको काम नहीं करने दिया जाता। क्या क्या बहुत सारे एथिकल डायलेमास यहाँ पे होते हैं, एथिकल इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो करप्शन के बारे में बात करेंगे। करप्शन होता क्या है? करप्शन एक अनएथिकल बिहेवियर होता है। अनएथिकल बिहेवियर का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि आप ऑफिसर हो, आपको सरकार ने पावर दिया है, आपके पास पब्लिक के बारे में काम करने की पावर है, ऑर्गेनाइजेशनल पावर है, लेकिन आप अपनी पावर का मिसयूज करते हो। मिसयूज क्यों करते हो? अपने पर्सनल गेन के लिए मिसयूज करते हो, राइट?
सरकार ने, जनता ने आपके ऊपर जो भरोसा दिखाया है, आप उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। इसे कहते हैं करप्शन। करप्शन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ द एथिक्स। एथिक्स मतलब अपनी ड्यूटी अच्छे से करिए, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कीजिए, आपको जो काम दिया गया है उसको ऑनेस्टी के साथ करिए, इंटेग्रिटी के साथ करिए। दैट इज योर एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। लेकिन ये सब नहीं हो पाता, इसी को हम लोग करप्शन कहते हैं। राइट। इनका कहना है कि करप्शन क्यों बढ़ता है समाज में। एक तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि करप्शन का मेन रीजन क्या है। क्या करप्शन टॉप टू डाउन चलता है या फिर डाउन टू टॉप चलता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि करप्शन जो है ऊपर से नीचे चलता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, नीचे से ऊपर चलता है। आपको क्या लगता है? तो 5 कारण इन्होंने यहाँ पे बताए हैं करप्शन के। पहला कारण है कॉलोनियल लेगेसी ऑफ अनचैलेंज्ड अथॉरिटी। अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, छोटे से छोटा ऑफिसर भी बहुत पावर होती थी उसके हाथ में, लोग उससे सवाल पूछ नहीं सकते थे। एक बहुत ज्यादा डर का माहौल होता था अंग्रेजों के टाइम पे, एक छोटे से ऑफिसर को लेके भी आप उसके अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर सरकार का हाथ है। जब अंग्रेज यहां से चले गए तो वो जो एक एथिकल कंडक्ट है, वो जो प्रैक्टिस चली आ रही है सिस्टम के अंदर, वो चेंज नहीं हुआ। आज भी एक छोटे से गवर्नमेंट ऑफिसर को आप गलत नहीं कह सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते अगर वो गलत कर रहा है तब भी। यस, इनॉर्मस असिमेट्री ऑफ द पावर। सोशल इनइक्वालिटीज हमारे देश में बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, कास्ट वाली समस्या हमारे यहाँ पे है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से हमारे देश का चाहे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो चाहे सोशल स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर एक सिमेट्री नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट नहीं है। तो हर इंसान का इंटरेस्ट अलग है, और जब इंटरेस्ट अलग होते हैं तो करप्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। राइट। पॉलिसीज आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे स्टेट सब्सिडी। यस, वेलफेयर प्रोग्राम हमारे यहाँ पे बहुत चलाए जाते हैं। जब वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनके लिए करोड़ों रुपए जो है वो दिए जाते हैं सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पे, और ये सरकार ये पैसा बांटता कौन है? ये ब्यूरोक्रेट्स बांटते हैं। जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनके हाथ में पैसा जाता है। क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप उसे प्रॉपर तरीके से उसे मॉनिटर नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। तो जब भी इतनी बड़ी बड़ी सरकारी स्कीमें निकलती हैं तो बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स के बहुत मजे आ जाते हैं, क्योंकि उनको करप्शन करने का बहाना मिल जाता है, मौका मिल जाता है। यस, ओवर सेंट्रलाइजेशन इंक्रीजेस करप्शन ऑल्सो। जब चीजें, डिसीजन मेकिंग पावर जब कुछ लोगों के हाथ में हो जाती हैं तो फिर ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, उसकी वजह से करप्शन यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ता है। क्वालिटी ऑफ द पॉलिटिक्स ऑल्सो। आजकल तो भैया नेक्सस है क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस का। तो क्रिमिनल्स वो, या जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, वो पैसा कलेक्ट करते हैं, पॉलिटिशियंस को इलेक्शन के टाइम पे देते हैं, डोनेट करते हैं। पॉलिटिशियंस जो है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते नहीं है। तो ये जो क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स है वो काफी कम हो गई है। इनिशियली जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन्वॉल्व थे, वो समाज से जुड़े हुए थे, तो वो अच्छे थे। अच्छे इन द सेंस कि वो पब्लिक के बारे में सोचते थे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। Politicians secure votes through money, muscle power, and the criminals enter politics to interfere in the criminal crime investigation. Monetary gain creates acceptance. सीधी सी बात है भाई, जब क्रिमिनल ही बैठेंगे पॉलिटिक्स के अंदर तो क्रिमिनल्स के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? तो ये कुछ रीजन जो हम लोगों ने ऊपर बताए, आप उसको यहाँ से भी देख सकते हो। सोशल एंड एथिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एंड द पॉलिटिकल रीजंस। हालांकि मोस्टली के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया है। खैर, ये आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, मेंस में आपके काम आएगा। ये रीजन भी है और ये करप्शन से लड़ने का आपका एक फॉर्मूला भी है। सी माने करप्शन, एम माने मोनोपोली, डी मीन्स डिस्क्रिशन, टी मीन्स ट्रांसपेरेंसी, ए मीन्स अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी। एम मतलब मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब ये है कि कुछ लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होना। ये भी एक डिसीजन की मोनोपोली होती है। मोनोपोली हमेशा इकोनॉमिक टर्म में यूज नहीं कर सकते, आप इसे सोशल ब्यूरोक्रेटिक टर्म में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। जब किसी खास आदमी के हाथ में पावर होती है तो उसका मिस यूज करता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जिसकी वजह से करप्शन फैलता है। जब 2-4 लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती है तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है। अब हमें क्या करना है?
हमें ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है। भैया जो अभी आप डिस्कशन ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, उसको जनता को पता होना चाहिए, इसलिए टी को माइनस किया गया है। ये जो एम और डी है, इसमें से टी को माइनस किया गया है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आएगा तभी करप्शन कम होगा। और अकाउंटेबिलिटी, जो सरकारी बाबू ऑफिसर होते हैं, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है ना भाई। आप किसके लिए काम कर रहे हो? पब्लिक के लिए कर रहे हो, जनता के लिए कर रहे हो, लेकिन उनके लिए जवाबदेही नहीं है आपकी। जवाबदेही भी होनी चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस की जवाबदेही होती है, क्योंकि 5 साल के बाद आपको इलेक्शन लड़ना है, इसलिए आप जनता के लिए अकाउंटेबल होते हो। लेकिन ब्यूरोक्रेट तो जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं है, क्योंकि उनको तो इलेक्शन नहीं लड़ना है, उनको तो वोट नहीं दिया गया। ये भी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है। तो उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं किया जाता है। व्हील ऑफ करप्शन, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, ब्यूरोक्रेट्स और एंटरप्रेन्योर्स, तीनों ने मिलकर जो यहाँ पे खिचड़ी बनाई है, उस खिचड़ी से देश बर्बाद हो रहा है ना। ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं? ब्राइब्स देते हैं ट्रांसफर के लिए, पोस्टिंग्स के लिए। और यहाँ पे ब्यूरोक्रेट का मतलब सिर्फ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर नहीं है, यहाँ पे हर सरकारी बाबू की मैं बात कर रहा हूँ। एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो भी किसी मनचाही लोकेशन पे ट्रांसफर के लिए लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार होता है, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा करप्शन कर सकता है। उस ट्रांसफर का पर्पज ही ये है कि मुझे वहां करप्शन करने जाना है। तो आपकी जब शुरुआत, नियत की शुरुआत ही ऐसे हो रही है, तो आउटकम तो ऐसा होगा ही। राइट। पॉलिटिशियंस भी क्या करते हैं? वोट को खरीदते हैं, कभी धर्म के नाम पे बेचते हैं, कभी पैसे के नाम पे बेच रहे हैं। वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं, तो जिसकी वजह से करप्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा सोसाइटी के अंदर बढ़ गया है। और देखिए, करप्शन भी अलग अलग लेवल का होता है। एक करप्शन होता है डेवलपमेंटल करप्शन, एक होता है नॉन डेवलपमेंट करप्शन। डेवलपमेंटल करप्शन का मतलब यह है कि मान लो 1,000 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट के लिए आए, जिसमें से मान लो 900 करोड़ रुपीज का काम हुआ, और 100 करोड़ रुपीज मान लो वो करप्शन में चले गए, पॉलिटिशियंस को चले गए, ब्यूरोक्रेट्स को चले गए। लेकिन 900 का तो काम हुआ है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हुई है। आप इस तरह की डेवलपमेंट के करप्शन में, आप जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र का एग्जांपल दे सकते हो, आप यहाँ पे हरियाणा का एग्जांपल दे सकते हो। आप अगर निकलोगे बाहर, सड़कें आपको थोड़ी ठीक ठाक मिलेंगी, स्कूल्स भी आपको ठीक ठाक मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक ठाक मिलेगा। करप्शन तो यहाँ पे भी हो रहा है। एक होता है नॉन डेवलपमेंटल करप्शन, मतलब काम भी नहीं हो रहा है और करप्शन भी भयंकर हो रहा है। 1,000 करोड़ रुपए सरकार ने अलॉट किए, जिसमें से सिर्फ 100 करोड़ का काम होगा, और 900 करोड़ रुपीज बीच में खत्म हो जाएंगे। बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है, पेपर के ऊपर, कागजों में लंबी चौड़ी सड़क बनी हुई है, एकदम जबरदस्त स्कूल बना हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली में आप वहां पे जाओगे, ना स्कूल है ना सड़क है। नॉन डेवलपमेंटल करप्शन। आप ये यूजली आप जाओगे तो आपको झारखंड में, बिहार, बहुत जगह उत्तर प्रदेश में, कई बार राजस्थान में भी, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये फर्क होता है। तो जैसे इंडिया जैसी कंट्री, अगर आप ओवरऑल बात करें, तो यहाँ पे आप कह सकते हो नॉन डेवलपमेंटल करप्शन हमारे यहाँ पे ज्यादा होता है एशियन कंट्रीज के अंदर। अगर आप अमेरिका वगैरह में जाओगे, यूरोप में जाओगे, वहाँ पे डेवलपमेंटल करप्शन होता है। करप्शन वहाँ पे भी है, लेकिन डेवलपमेंटल करप्शन है। कुछ करप्शन जो होता है वो बहुत टॉप लेवल पे होता है, राइट। और लेकिन डेवलपमेंटल करप्शन होता है। करप्शन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। एक तो सर्विसेज की क्वालिटी बढ़िया बिल्कुल खत्म हो जाती है। लैक ऑफ फेथ इन द गवर्नमेंट। भैया आप सरकार के अंदर भरोसा क्यों करोगे? जैसे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, हरियाणा का दिया आपने, पंजाब का दिया, किसी और स्टेट का दिया, तो एग्जाम देने से पहले ही स्टूडेंट्स के मन में ये चीज होती है, सर सारी सीटें बिकी हुई हैं, क्योंकि आपका भरोसा ही नहीं है गवर्नमेंट प्रोसेस के अंदर, राइट। अवर्जन फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट लिंक टू द करप्शन। यस। फेलियर ऑफ द जेन्युइन रिसर्च, लैक ऑफ प्रॉपर जस्टिस। अरे हर चीज ही भाई करप्ट हो गई, हर चीज के अंदर ही गंदगी घुस गई है, तो क्वालिटी कहां से आएगी? चाहे वो हेल्थ हो, हाइजीन हो, रिसर्च हो, जस्टिस हो, कुछ भी हो। अ डिक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द लैक ऑफ द डेवलपमेंट। तो सीधी सी बात है, आप किसी जगह पे डेवलपमेंट कब करते हो? जब आपको पता है कि जो भैया आप पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो प्रॉपर काम करेगा और आपको बेनिफिट होगा। लेकिन आपको पता है कि वो बीच में खत्म हो जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ये कुछ करप्शन के इम्पैक्ट होते हैं। करप्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, कैसे आप उससे फाइट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, और हर प्रोसेस में होना चाहिए। हमारे इकोनॉमिक प्रोसेस में भी, सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस में, हमारी पॉलिटिशियंस के अंदर, ये सब जगह अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। गुड गवर्नेंस के ये दो सबसे बड़े पिलर होते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी।
ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली एक बिल के बारे में बात करता है जो राजस्थान में जो है हुआ। राजस्थान प्लेटफॉर्म बिग बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन द वेलफेयर एक्ट 2023 ये पास कर दिया गया था। हालांकि इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने बाकी हैं। मेजरली पास हो गया लेकिन काम नहीं हो रहा है फिलहाल। हो सकता है धीरे धीरे काम भी हो जाए। राजस्थान हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है। हालांकि दुनिया में भी अगर आप कहें तो ये राजस्थान का जो एक्ट है वो अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि गिग वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कानून देश में पहले नहीं बना है। तो गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, मैं ज्यादा अब डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको आइडिया है। जो फ्रीलांसिंग वर्क होता है, जो टेम्परेरी वर्क होता है, फ्लेक्सिबल वर्क होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम होते हैं, जिसमें आपका कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं होता, जिसमें आपकी फुल टाइम जॉब नहीं होती है, उसे आप गिग इकोनॉमी कह सकते हो। ठीक है। जैसे हमारे जैसे ओला उबर इनके जो वर्कर्स हो गए, जोमेटो वगैरह के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, ये सब गिग इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। इवन एजुकेशन इंडस्ट्री में भी, जैसे अगर आप मुझे कहें तो मैं भी एक गिग वर्कर ही हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है। तो ये होती हैं गिग वर्कर्स। और कोविड के बाद से स्पेशली गिग इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम लोग ज्यादा करने लगे हैं। तो गिग जो वर्कर होते हैं वो एक ही टाइम पे दो या तीन जगह पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसी एक कंपनी के लिए वो लॉन्ग टर्म एंगेज नहीं होते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ओला उबर एंड ऑल दैट। तो बात ये है कि ओला और उबर, इनको कहा जाता है एग्रीगेटर। ये होते हैं एम्प्लॉयर्स। इनके अंदर में जो काम करते हैं लोग, क्या वो इनके एम्प्लॉइज होते हैं? आंसर है नो, वो एम्प्लॉइज नहीं है। तो वो क्या है? इनका कहना है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो एम्प्लॉय नहीं है। वो कुछ समय के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के लिए जुड़े हैं और फिर बाद में वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर हैं पार्ट टाइम। इसीलिए हम उनको वो सुविधाएं नहीं दे सकते जो हम अपनी परमानेंट एम्प्लॉइज को देते हैं। वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं या वो हमारे पार्टनर्स हैं। पार्टनर भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है। जैसे जोमेटो वाले पार्टनर कहते हैं, ओला उबर वाले भी पार्टनर कहते हैं। तो भैया पार्टनर को आप क्या करोगे? पार्टनर को आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट थोड़ी दोगे। कुछ समय के लिए वो छोड़ के चले जाते हैं। राइट। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, कभी 2 महीने 3 महीने 6 महीने काम करते हैं। और क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना इतना ज्यादा है, काम की डिमांड बहुत ज्यादा है, उसके चक्कर में ये जो बेचारे पार्टनर्स मतलब जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, इनको वहां पे परेशान किया जाता है। परेशान इन द सेंस कि इनकी सैलरी बहुत कम होती है, इनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार बारिश में भी इधर उधर उनको बेचारों को काम करना पड़ता है। राइट। तो वो सारी चीजें, उसके बदले में इनको एक कमीशन दिया जाता है। उनको एक कमीशन दिया जाता है हर डिलीवरी के ऊपर। और बीच में कुछ कमीशन ये जो कंपनीज होती हैं एग्रीगेटर्स वो भी लेते हैं, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं। है ना। जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत सारे जो बायर जो सेलर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होटल्स का वो रजिस्टर्ड है। आप उस जोमेटो के प्लेटफॉर्म का यूज करके उस सामान को मंगवाते हो, तो वो भी अपना कमीशन लेते हैं। जो डिलीवरी बॉय होता है वो अपना कमीशन लेता है, उसकी कुछ सैलरी होती होगी। तो ये गिग इकोनॉमी का पूरा पार्ट होता है। अब समस्या ये है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हमारे देश में गिग वर्कर्स हैं, लेकिन जिनको कोई खास सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है। तो राजस्थान देश का पहला ऐसा स्टेट बना जिसने कहा कि भैया गिग वर्कर्स के लिए भी हम लोग एक ऐसा कानून बनाएंगे जो उनकी सोशल सिक्योरिटी को एंश्योर करे। उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है? उसके अंदर इन्होंने कई सारे प्रोविजन यहाँ पे डाले हैं। एक इन्होंने प्रोविजन ये एक बनाया है कि हम लोग एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसमें जो एग्रीगेटर्स होंगे यानी कि ओला उबर जोमेटो वगैरह जो भी होंगे, वो अपने वर्कर्स की डिटेल वहां पे ऐड करेंगे। और ये जो डिटेलिंग ऐड होगी ये रियल टाइम में होगी। यानी कि अगर कोई किसी ने नया एंट्री किया है तो आप तुरंत के तुरंत उसको वहां पे ऐड करोगे। उसके अलावा हर महीने हर वर्कर के हिसाब से कुछ पैसा आप एक फंड के अंदर जमा कराओगे। बाद में उस फंड में से जो वर्कर्स होंगे वो उनको पैसा दे दिया जाएगा। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हो गया, पीपीएफ हो गया, वो सब आपको देना पड़ेगा। और ये सब होगा ट्रांसपेरेंट मैनर में, ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव लॉ है। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है,
पढ़ने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बट इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं। ये लूप होल वाला फैक्टर जो है एक्चुअली हम लोग आज करेंगे, पहले हम लोगों ने लूप होल वाला फैक्टर नहीं किया है। लूप होल क्या कहता है? लूप होल कहता है कि ये जो बिल है, इसके अंदर ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन यहां पे एम्प्लॉयर है और कौन यहां पे एम्प्लॉई है। यूजली देखा जाए तो डिलीवरी बॉय एम्प्लॉय हुआ और जोमेटो एम्प्लॉयर हुआ, लेकिन इसके अंदर क्लियर कट डिफाइन नहीं किया गया है। और जो एग्रीगेटर्स हैं जैसे जोमेटो, ओला, उबर, उनको कहा गया है डिजिटल इंटरमीडियरीज, उनको एम्प्लॉयर नहीं कहा गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो सोशल सिक्योरिटी या जो सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाने थे, हो सकता है वो मैंडेटरी ना हो। बाद में अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा प्रोविजन आएगा तो ये एग्रीगेटर्स कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि एज पर दिस डेफिनेशन जो डिलीवरी बॉयज हैं या जो ओला उबर के ड्राइवर हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। अरे भैया वो सेल्फ एम्प्लॉयड थोड़ी ना है, वो तो एम्प्लॉय है ना, आप उनका एम्प्लॉय क्यों नहीं बोल रहे हो? तो इस बिल के अंदर भी वही कमियां हैं जो कमियां पहले थी। कोई खास फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि हमारे पास जो लेबर लॉज हैं, आप वो एम्प्लॉय के ऊपर तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो उनको शायद नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बिल का एम क्या है? टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ द गिग वर्कर्स। यस, ताकि उनकी डिटेल हमारे पास रहे, बेनिफिट उनको दे सके। अब समस्या ये है कि एक गिग वर्कर कई बार या दो या तीन कंपनी में भी काम करता है ना। दोपहर से पहले किसी एक कंपनी में काम करता है, दोपहर के बाद किसी और कंपनी में काम करता है, रात को कुछ किसी और कंपनी में काम करता है। तो ये गिग वर्कर्स और जो डेटा है, ये कैसे कलेक्ट किया जाएगा? कैसे आप इंश्योर करोगे कि एक वर्कर जो है अलग अलग जगह पर रजिस्टर ना हो? आप ये कंपनीज को कैसे इंश्योर करोगे कि जब वो गिग वर्कर छोड़ के चला जाता है तो लिस्ट में से उसका नाम काट दिया जाए? इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस इस आर्टिकल के अंदर या इस बिल के अंदर मेंशन नहीं किए गए हैं। यहाँ पे ये भी बड़ा बड़ा फैक्टर है, तो जिसकी वजह से प्रैक्टिकल दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं कल को। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी को ही डिफाइन नहीं किया गया है, वेलफेयर को ही डिफाइन नहीं किया गया है, ये ओपन इंटरप्रिटेशन के ऊपर छोड़ दिया है। तो कंपनी इसको अपने हिसाब से यूज कर सकती हैं, राइट। कुछ कंपनी कहेंगे चलिए ठीक है, मान लो कोई गिग वर्कर है, काम पे गया, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको छोटी बहुत चोट लग गई। हो सकता है कंपनी ये बोले कि सर मैं आपको 50% आपका जो खर्चा होगा दवाइयों पे, इलाज पे, वो मैं दूंगा। कुछ कंपनी कह सकते हैं मैं आपको 100% दूंगा। कुछ कंपनी कहेंगे नहीं हम आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी डिफाइन यहाँ पे नहीं की गई है। उसके अलावा जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, या बाद में जब हम लोग एक फंड बनाएंगे या बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें जो एग्रीगेटर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बीच में बातचीत करने के लिए, इस बोर्ड के अंदर कौन लोग होंगे? इसके अंदर पांच जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो गिग वर्कर्स होंगे, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो होंगे। लेकिन इन गिग वर्कर्स की वोटिंग पावर कितनी होगी, ये नहीं बताया गया है। क्या पता बेचारे वो सिर्फ वहां पर अटेंडेंस लगाने के लिए जाएंगे, क्योंकि सारा काम तो ब्यूरोक्रेट ही करेंगे। ये भी यहाँ पे बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ठीक है, इंटेंशन आपकी बहुत अच्छी है इस बिल के साथ, लेकिन प्रैक्टिकल जब करने जाएं तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो यही है इसके अंदर। तो आप यहाँ से बहुत सारे एस्पेक्ट कर सकते हो, गिग वर्कर्स क्या होते हैं, राजस्थान के बिल के प्रोविजंस के बारे में बात कर सकते हो, उसके लूप होल्स के बारे में बात कर सकते हो, और फिर आप बाद में सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर सकते हो। तो यही जो चीजें हैं आप इनके रिगार्डिंग जो है सॉल्यूशन और बता सकते हो। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड ऑल्सो। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हर किसी का रोल, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंटेन की जाए। जो सोशल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है उसको एक्सटेंड किया जाए, क्लियर कट उसको मेंशन किया जाए। ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता हमें यहाँ पे अपनाना चाहिए। ना तो वो जो हमारे एग्रीगेटर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप उनके ऊपर बहुत हार्श हो जाएगा तो वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो भी तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा ना, सीधी सी बात है।
तो आप उनको भी परेशान नहीं कर सकते और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका भी टेक केयर करना है। तो एक बैलेंस बना के चलने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था आज का एडिटोरियल। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, आप इनको भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर किया करो, उसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।